So we'll go ahead with next question. Question number 9. ये बहुत simple सा question है. A spherical ball of radius r is falling through a liquid of viscosity eta with velocity v. एक spherical ball, it is falling through a liquid of viscosity eta and velocity v. Retarding force acting on the spherical ball is. अगर आपको Stokes law याद होगा तो retarding force मतलब viscous force जो होता है 6 pi eta r v. तो inversely proportional to radius and directly proportional to velocity no. ओके आगे बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड वेलोसिटी यस ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस इनवर्सली टू वेलोसिटी नो इनवर्स नो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर डन अगला क्वेश्चन अ स्क्वायर वायर फ्रेम ऑफ ईच साइड एल इज डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन एक स्क्वायर शेप का वायर है फ्रेम है इसको हमने सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया ऑन टेकिंग आउट उसको बाहर निकाल लिया अ मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड मेम्ब्रेन मतलब बेसिकली एक लेयर बन गया लिक्विड का सोप सॉल्यूशन का इफ द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन इज टी फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम विल बी अगेन अ सिंपल क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है वैसे बट ठीक है इट इज टू सिंपल हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है वायर का इसको हमने डिप कर दिया किस में डिप कर दिया सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया इसको और जब हमने इसको बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बन गया मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर बन गया बेसिकली ओके तो एक फिल्म बन गया द आइडिया इज दिस आपको पूछा है व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स ही पूछा है ना यस और नो यस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन पूछा है आपको तो अगर आपको याद होगा जो याद होना चाहिए आइडियली हम लोग फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन या फिर सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन करते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन याद है कि हमने फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड लिया था और उस लिक्विड के सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था याद आ रहा है क्या याद आ रहा है पक्का एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था और उस इमेजिनरी लाइन पे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उस पे क्या लग रहा था फोर्स कौन सा फोर्स टेंजेंशियल फोर्स तो हमने सरफेस टेंशन डिफाइन किया था T = F/N सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड तो फोर्स क्या आ गया टेंशन इनटू लेंथ क्लियर है तक वो एक इमेजिनरी लाइन का था फ्री सरफेस पे लिक्विड के फ्री सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था तुमने और वो उस इमेजिनरी लाइन पे एक्ट हो रहा था करेक्ट इसके नीचे इस सरफेस के नीचे लिक्विड फ्री नहीं है क्योंकि नीचे पानी था और ये फिल्म है फिल्म में दोनों सरफेस क्या होते हैं फ्री होते हैं तो यहाँ पे तुमने टेंशन एक बार लिया था और अगर दोनों सरफेस फ्री तो टेंशन कितनी बार होगी 2 बार अब यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर फ्रेम है जहाँ पे लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट होगा वहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा तो सॉलिड का लिक्विड के साथ कांटेक्ट कहाँ हो रहा है एक यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स होगा कहाँ होगा अंदर की तरफ होगा टेंजेंशियल होता है ना टेंजेंशियल राइट और वो फोर्स कितना है 2TL क्यों है क्योंकि इसके 2 सरफेस फ्री है एक बाहर और एक अंदर का इतना ही फोर्स सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इस साइड पे भी लगेगा इतना ही फोर्स इस साइड पे भी लगेगा और इतना ही फोर्स इस साइड पे भी लगेगा मतलब ये जो फोर्स मैंने लिखा दिस इज फोर्स ऑन ईच साइड तो व्हाट विल बी टोटल फोर्स अरे एक साइड पे 2TL और ये कितने साइड होते हैं तो 4 इंटू फोर्स ऑन ईच साइड तो कितना होगा 4 इंटू 2TL तो कितना आ गया 8TL तो 8TL ऑप्शन डी खत्म डन सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन A spherical solid ball of volume V is
मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1। हमारे पास एक स्फेरिकल सॉलिड बॉल है जिसका वॉल्यूम v है। इट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1। इट इज फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2। तो ये जो बॉल है ये एक लिक्विड जिसका डेंसिटी ρ2 है उसमें से नीचे जा रहा है, फॉल हो रहा है। ρ2 is less than ρ1. Assuming that the liquid applies a viscous force on the ball that is proportional to square of the terminal velocity, or force is minus kVt square, where k is greater than 0, then the terminal speed of the ball is। तो पहले तुमको क्वेश्चन समझ में आया क्या? नहीं आया? कोई बात नहीं। A spherical solid ball of volume V is made up of a material of density ρ1। हमारे पास एक स्फेरिकल सॉलिड बॉल है जिसका वॉल्यूम v है, उसका डेंसिटी ρ1 है। इट इज फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2। तो मेरे पास एक कंटेनर था, कंटेनर में एक लिक्विड है, सम लिक्विड। तो इन कंटेनर वी हैव सम लिक्विड। इस लिक्विड में से एक बॉल फॉल हो रहा है, एक बॉल फॉल हो रहा है इस लिक्विड में से। इस बॉल का डेंसिटी ρ2 है, सॉरी ρ1 है, लिक्विड का ρ2 है, इसका वॉल्यूम v है और इसका टर्मिनल वेलोसिटी vt है। अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी याद होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी याद है आपको? हम जब बॉल को रिलीज करते हैं तो पहले शुरू में उसका वेलोसिटी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक स्टेज में आगे क्या हो जाता है? कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हो? टर्मिनल वेलोसिटी। फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी कब हुआ? जब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्सेस क्या हो गए? बैलेंस हो गए। और डाउनवर्ड फोर्स क्या था? वेट ऑफ द बॉल। और अपवर्ड फोर्सेस कौन से थे? अपथ्रस्ट था और विस्कस फोर्स था। सही है? अब क्वेश्चन पढ़ो। तो बॉल इज फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2। अज्यूम दैट द लिक्विड अप्लाइज अ विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स हमको नॉर्मली कौन बताता है? स्टोक्स लॉ। कितना होता है? 6 पाई eta RV। वो नहीं यूज करना, क्वेश्चन में बोला है assume that the liquid applies a viscous force on the ball that is proportional to square of terminal velocity। मतलब यहाँ पे विस्कस फोर्स आपको कौन सा यूज करना है? ये माइनस के वीटी स्क्वायर इस केस में। और टर्मिनल वेलोसिटी कितना आएगा ऐसा आपको पूछा है, बराबर? तो बताओ अभी, देख लो टर्मिनल वेलोसिटी कितना आएगा, कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज वेट? mg। अपथ्रस्ट याद होगा तुमको? अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये बॉल लिक्विड के अंदर गया तो उसमें लिक्विड ने इस बॉल पे अपथ्रस्ट लगाया। लिक्विड ने इस बॉल पे कितना अपथ्रस्ट लगाया, ये कैसे फाइंड करते हो? ये फाइंड करते हो जब तुमने बॉल को इसमें लिक्विड में डाला, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट है वो क्या होता है? अपथ्रस्ट। और ये क्या दिया हुआ तुमको? माइनस के वीटी स्क्वायर। mg व्हाट इज मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका डेंसिटी बॉल का, और ये v भी बॉल का है। व्हाट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना है? ρ2 g माइनस के वीटी स्क्वायर, बराबर। लेकिन अगर आपको याद होगा तो वॉल्यूम लिक्विड का उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना बॉल का वॉल्यूम है, और वो कितना है? v है, ρ2 g माइनस के वीटी स्क्वायर। हमको क्या चाहिए? वीटी चाहिए। तो के वीटी स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, इक्वल टू v ρ2 g माइनस v ρ1 g। तो यहाँ से के वीटी स्क्वायर इक्वल टू वी जी ρ2 माइनस ρ1। ओके, के को शिफ्ट कर दो तो वी टी स्क्वायर इक्वल टू वी जी ρ2 माइनस ρ1 अपॉन के। तो वी टी इक्वल टू वी जी ρ2 माइनस ρ1 अपॉन के रेज टू हाफ। देखो तो कहाँ पे है? वी जी ρ2 माइनस ρ1 बाई के रेज टू हाफ। यहाँ पे सिर्फ ρ1 माइनस ρ2 है,
सिर्फ साइन का डिफरेंस है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन का डिफरेंस है तो ऑप्शन सी। अभी साइन का डिफरेंस क्यों आया होगा बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पे प्लस ले लिया होगा। अगर यहाँ प्लस लेंगे तो फिर रोवन माइनस, और ठीक है दैट्स ओके। तो वहाँ प्लस ले लिया अगर तुमने, इफ यू टेक प्लस देयर तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ प्लस ले आना तो ये ऐसा चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। ओके तो ओके आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सीईटी के सारे क्वेश्चन वैसे सिंपल ही है। वाटर राइजेस अप टू हाइट h1 in a capillary tube immersed vertically in water. When this bowl arrangement is taken to a depth d in a mine, the water level rises up to a height h2. If r is the radius of earth, then the ratio h1 by h2 is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमने जब एक कैपिलरी ट्यूब को डिप कर दिया वाटर में जब हमने डिप कर दिया तो इस केस में जो राइज था वो है h1। अब तुम इसी अरेंजमेंट को तुम लेके गए एक माइन में, मतलब अर्थ के अंदर माइन में लेके गए। उस केस में जो राइज है कैपिलरी का वो कितना है, h2 है। वो कितना है, h2 है। आपको रेशियो पूछा है h1 by h2 का, सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ h1 by h2। क्वेश्चन समझ में आया? सेम कैपिलरी सेम लिक्विड, पहले तुमने कैपिलरी को पानी में डिप किया, बाद में तुमने पानी में डिप किया। सिर्फ पहले केस में जो कैपिलरी था वो अर्थ के सरफेस पे था, दूसरे केस में कहाँ पे है, डेप्थ में है, माइन में है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ग्रेविटेशन याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g, मतलब h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। फिर h1 by h2 मतलब g2 by g1, g1 की वैल्यू g आएगी क्योंकि g1 इज एट द सरफेस, राइट। तो g1 g2 ये g एट डेप्थ है और g1 ये क्या है, सरफेस पे। आपको अगर याद होगा तो ग्रेविटेशन g डेप्थ इज इक्वल टू g1 माइनस d बाय r, 11th स्टैंडर्ड। ओके, तो देयरफॉर gd by g इक्वल टू 1 माइनस d by r, इक्वेशन 2। तो from equation number 1 and 2 you have h1 by h2 equal to gd by g, मतलब 1 minus d by r। या तो ऐसा आंसर आएगा या तो r minus d by r आएगा। 1 minus d by r है ऑप्शन नंबर बी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो सीईटी के क्वेश्चंस में 12th का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 11th का भी बेस लगेगा आपको, तो छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अ लीड स्फीयर ऑफ मास m falls in a viscous liquid with terminal velocity v. Another lead sphere of mass 8m will fall through the same liquid with terminal velocity. एक लीड स्फीयर है जिसका मास m है, वो एक लिक्विड में फॉल हो रहा है विथ वेलोसिटी v, टर्मिनल वेलोसिटी v। दूसरा लीड स्फीयर है, उसका मास 8m है, इट इज फॉलिंग थ्रू द सेम लिक्विड विथ व्हाट, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g बाई ईटा, ऐसा होता है ना। अगर पहले केस में स्फीयर लीड का है, दूसरे केस में भी किसका है, लीड का है, तो रो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि रो होता है डेंसिटी ऑफ बॉल। पहले केस में जो लिक्विड था वही लिक्विड दूसरे केस में है, मतलब सिग्मा और ईटा क्या है, कांस्टेंट है, और जी तो वैसे भी कांस्टेंट है, 2/9 भी कांस्टेंट है। मतलब अगर आप देखोगे, इफ यू सी, तो ये पूरा पार्ट इतना पार्ट कांस्टेंट है, सिर्फ आर स्क्वायर को छोड़ के, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 फिजिक्स के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स के
सॉल्व करने के लिए एक ही ट्रिक होता है, क्या दिया है क्या पूछा है रिलेट करो। क्या दिया है, मास, पहले m फिर कितना 8m, और क्या पूछा है वेलोसिटी। तो आपको मास को किसके साथ कनेक्ट करना है, वेलोसिटी के साथ, लेकिन आपको वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ मिल गया, आर स्क्वायर के साथ। फिर एक काम करेंगे, मास और रेडियस में कुछ रिलेशन है क्या वो देखते हैं। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर मतलब बॉल। डेंसिटी कांस्टेंट है क्योंकि दोनों केस में लीड था, 4/3 पाई कांस्टेंट है, यस। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसका मतलब अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ तो m रेज टू 1/3 इज प्रोपोर्शनल टू r, और अगर स्क्वायर करता हूँ तो m रेज टू 2/3 इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2, terminal velocity is proportional to r square, but r square is proportional to m raised to 2/3, मतलब v is proportional to m raised to 2/3, 2/3 है, ओके। तो v2 by v1 इक्वल टू m2 by m1 रेज टू 2/3। तो v2 by v1 इज v, m2 कितना है 8m है, और m1 कितना है m है, m और m हो गया कैंसिल। 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो v2 कितना आ गया 4v, 4v, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a capillary tube of area of cross section A, water rises to a height h. In a capillary tube of area of cross section 4A, water will rise to height up to what height, ऐसा पूछा है। तो क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, A। तो पहले केस में ना A1 इक्वल टू A है। इस केस में अगर वाटर का जो हाइट है वो h है, h है ना h, यस। तो अगर मेरे पास दूसरा एक कैपिलरी होता जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता 4A होता, 4A होता, तो उस केस में राइज कितना होना चाहिए, h2 कितना होना चाहिए, ऐसा आपको पूछा है। तो दूसरे केस में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो कितना है 4A है, 4A मतलब बेसिकली A2 इक्वल टू 4A1, याद रखना आप, बराबर। फिर सेम ट्रिक, क्या दिया है क्या पूछा है कनेक्ट करो। क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या पूछा है हाइट। तो हाइट और एरिया को कनेक्ट कैसे करते हो, सिंपल, हाइट इज 2t cos थीटा बाय r रो g। दोनों केसेस में लिक्विड सेम है तो टेंशन सेम है, cos थीटा भी सेम है क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है, रो सेम है क्योंकि लिक्विड सेम है, g भी सेम है, तो ये पूरा क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब हाइट डिपेंड करेगा किस पे, रेडियस पे, इक्वेशन 1। लेकिन अगर आपको पता तो है ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया खुद किस पर डिपेंड करता है आर स्क्वायर। तो मैं अगर स्क्वायर रूट ले लूँ a रेज टू हाफ इज प्रोपोर्शनल टू r, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 से हाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, और इक्वेशन नंबर 2 से r इज प्रोपोर्शनल टू a रेज टू हाफ, मतलब बेसिकली हाइट इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू a रेज टू हाफ, राइट। तो h2 by h1 equal to a1 by a2 raised to half. h2 by h1 is h, a1 by a2, a1 by a2 मतलब कितना 1/4 आएगा ना, तो 1/4 आएगा ना a1 by a2, 1/4। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/4 का स्क्वायर रूट मतलब 1/2, तो h2 क्या आ जाएगा h/2, h/2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the liquid meniscus in capillary tube will be convex
इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉन्वेक्स में स्ट्रेस कब होता है? जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो? ऑब्ट्यूस हो। कॉन्केव के लिए एक्यूट हो, कॉन्वेक्स के लिए ऑब्ट्यूस हो, मतलब ग्रेटर देन 90। डन। अगला क्वेश्चन, अ सॉलिड बॉल ऑफ वॉल्यूम V इज ड्रॉप इन अ विस्कस लिक्विड। एक सॉलिड बॉल है जिसका वॉल्यूम V है, इसको हमने एक विस्कस लिक्विड में ड्रॉप कर दिया। इट एक्सपीरियंसेस अ विस्कस फोर्स S। If a solid ball of volume 2V of same material is dropped in the same liquid, then the viscous force acting on it will be। सॉलिड बॉल जिसका वॉल्यूम V था, उसको आपने ड्रॉप कर दिया एक विस्कस लिक्विड में, उस पर विस्कस फोर्स कितना लग गया? F। एक दूसरा बॉल जिसका वॉल्यूम 2V है, उसको आपने सेम लिक्विड में ड्रॉप किया और उस बॉल का मटेरियल भी सेम है, तो विस्कस फोर्स कितना होगा? Viscous force is proportional to eta r v। सही है ना? है ना? ऐसे था ना, 6 पाई eta r v। अगर लिक्विड सेम है तो eta v क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि लिक्विड सेम है, क्लियरली बोला है सेम लिक्विड, इक्वेशन में मार्क। तो विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ r एंड v पे। ये भी वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है? वेलोसिटी है। क्या है ये? वेलोसिटी है। बट तुमको याद है वेलोसिटी खुद प्रोपोर्शनल होता है किसको? आर स्क्वायर। अभी तो देखा था 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाय ईटा। ये पूरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब v किस पे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर पे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you have force proportional to r into v is proportional to r square, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इक्वेशन 3। लेकिन आपको पता है वॉल्यूम खुद किस पे डिपेंड करता है? आर क्यूब पे। क्यूब व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर ना? ऐसे होता है ना? हाँ बराबर है। तो फ्रॉम 3 and 4 फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बट आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो F2/F1 इक्वल टू V2/V1। पहले केस में V कितना था? पहले केस में वॉल्यूम था V, दूसरे में कितना था? 2V। V भी कैंसिल हो गया, V1 भी हो गया कैंसिल, तो F2 क्या आ गया? F2 2 टाइम्स ऑफ F1 मतलब 2F। 2F ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the upward force due to surface tension T in a capillary tube is balancing downward weight of 75 Newton raised to -4 Newton. The inner circumference of the tube is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने जब एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज देखा था, याद है क्या? याद है? H इक्वल टू 2T cos थीटा बाय R रो जी। ये दो मेथड से डिराइव किया था। एक था प्रेशर डिफरेंस जिसमें डेल्टा P इक्वल टू 2T बाय R लिखते हो, फिर डेल्टा P इक्वल टू H रो जी लिखते हो वहाँ से। दूसरा था यूजिंग फोर्सेस। तो यूजिंग फोर्सेस का अगर आपको याद होगा, यू शुड रिमेंबर नाउ, ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। तो ऐसा है, ये था, अगर आपको याद होगा, ये कैपिलरी था, ये सरकमफेरेंस वो है जहाँ जहाँ पे लिक्विड ने सॉलिड को टच किया, कांटेक्ट किया, ऐसा। फिर अगर आपको याद होगा तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि यहाँ पे ये है सरफेस टेंशन, ये एक्शन है, और एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो एक्शन है ना, इसका रिएक्शन फोर्स भी था। तो ये था टेंशन T, ये था उसका रिएक्शन R इक्वल टू T, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये टेंशन एक्शन है, वो रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं। ये थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। ओके, और ये इधर आ गया आपका कौन सा कंपोनेंट? कौन सा कंपोनेंट? T cos थीटा। और यहाँ पे क्या था? तो T sin थीटा सारे क्या हो गए थे? क्या हो गए थे? क्या हो गए थे? कैंसल हो गए थे ना।
टी साइन थीटा कंपोनेंट्स क्या हो गए थे, कैंसल, और टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा ये कंपोनेंट्स क्या हो गए थे। ऐसे भूल जाओगे तो कैसे चलेगा, और भूल भी गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, दिख रहा है जहां जहां पे लिक्विड ने सॉलिड के साथ कांटेक्ट किया वहां वहां पे दो कंपोनेंट आए, एक टी एक साइन थीटा एक टी कॉस थीटा। एक टी साइन थीटा वहां है तो उसको अपोजिट भी एक है, क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कौन, टी साइन थीटा क्या हो गए थे, कैंसल। और टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा टी कॉस थीटा सब कहाँ पे है, कहाँ पे सब, ऊपर सेम डायरेक्शन में है। कितने हैं, कितने हैं, 2 पाई आर, तो टोटल अपवर्ड कितना है, 2 पाई आर टी कॉस थीटा, 2 पाई आर टी कॉस थीटा। ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होना चाहिए था पर आपको याद नहीं। तो टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, 2 पाई आर टी कॉस थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स होता है वेट ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे जो लिक्विड है नीचे उसका वेट, वेट क्या होता है, mg, बराबर, वेट वो दिया हुआ है आपको, वेट की वैल्यू दी हुई है आपको, कितना दिया हुआ है वेट, कितना है 75 इंटू 10⁻⁻⁴। और पूछा जाए आपको इनर सर्कमफरेंस, क्या पूछा है, व्हाट इज इनर सर्कमफरेंस, व्हाट इज सर्कमफरेंस, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर पूछा है ना। अपवर्ड फोर्स को किसने बैलेंस किया, या तो डाउनवर्ड फोर्स को किसने बैलेंस किया, अपवर्ड ने। अपवर्ड फोर्स कितना है, 2 पाई आर टी कॉस थीटा, और डाउनवर्ड क्या है, वेट है, वो दिया हुआ है वेट। तो मुझे बताओ 2 पाई आर क्या आ गया, W अपॉन टी कॉस थीटा, ये इनर सर्कमफरेंस है, वेट कितना है 75 इंटू 10⁻⁻⁴। टेंशन कितना दिया हुआ है आपको, टेंशन की वैल्यू नहीं दी, देनी चाहिए थी। वाटर बोला है क्या, नहीं बोला है, तो वाटर मान लेंगे अब, तो बताना चाहिए था, नहीं बता तो कोई बात नहीं। अगर वाटर है तो वाटर का होता है 0.0072 ऐसा आता है, 0.072 आता है, 0.072 into cos of angle of contact for water is 0. What is cos 0? तो ये आ गया 75 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 72 इंटू 10⁻⁻3। आ गया ना आंसर, अप्रोक्सीमेटली आ ही गया। ये 1.25 और 10⁻⁻⁻1, 1.25 इंटू 10⁻⁻1 दिख रहा है, नहीं है, नहीं 1.25 इंटू 10⁻⁻1 नहीं है, -4, यस। तो ये सरफेस टेंशन की वैल्यू में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दिया नहीं है तो क्या करेंगे, अब रुको देखने दो। सरफेस टेंशन की वैल्यू दी नहीं है, तो 0.072 लेता हो तो 72 इंटू 10⁻³ होता है, 1 मिनट रुक जाओ, 0.72 डाउनलोड फोर्स दे दिया, 1 मिनट, क्या करेंगे, अब वैल्यू नहीं दिया तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। जस्ट मिनट, अभी वैल्यू नहीं दी है तो क्या करेंगे, किसी और क्वेश्चन से उठाना पड़ेगा, कहीं तो वाटर का सरफेस टेंशन दिया होगा वो यूज करेंगे, फिर दिया और कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन में दिया ही होगा। जस्ट मिनट, 0.027 सोप बबल का है तो 0.072 वाटर का होता है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, लाइन्स में दिया हुआ है, 1 मिनट रुक जाओ,
चलो ठीक है, 0.072 ही ले लेंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, एवरीथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, गलत कुछ नहीं है, वहाँ पे वैल्यू नहीं दी है तो क्या करेंगे, अब हमने जो किया वो सही है, करेक्ट है। ये वैल्यू करेक्ट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ। ठीक, तो 75 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 7 इंटू 10⁻⁻2 बेटर ऑफ, अभी ठीक आ जाएगा। तो कितना आ गया, दिस इज 1.25 और कितना आ गया 10⁻², 1.25 इंटू 10⁻², ऑप्शन ए। ओके, वैसे आंसर उन्होंने दे दिया है लेकिन वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो वैल्यू नहीं तो यही करना पड़ेगा, बाकी प्रोसेस इज गुड। अगला क्वेश्चन, एंड आई रिपीट अगेन, नथिंग इज रॉन्ग इन द मेथड, सिर्फ टेंशन की वैल्यू नहीं है, ऊपर से एक चीज और है, वाटर भी नहीं बोला, या तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वाटर है, तो अभी टेंशन की वैल्यू नहीं रहेगी तो फिर आंसर तो गलत आने ही वाला है ना, ठीक है। तो नथिंग इज रॉन्ग, अगर ऐसा एग्जाम में आता है तो उसका बोनस मार्क मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन, इधर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, EGR ऐसा कुछ नहीं होता, ERG होना चाहिए, अर्ग होना चाहिए, अर्ग। A soap bubble of radius 1/√π centimeter is expanded to have double the radius। एक सोप बबल था जिसका रेडियस 1/√π है, उसको एक्सपैंड किया टू हैव डबल द रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2/√π। इफ सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज 39 पर सेंटीमीटर देन द वर्क डन इज, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपको याद होगा, वर्क डन इज टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, लेकिन वो ड्रॉप के लिए होता है, बबल के लिए होता है 2T, तो ये आ जाता है आपका 2T फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो 2T 4π r फाइनल स्क्वायर माइनस 4π r इनिशियल स्क्वायर, 4π बाहर आ गया तो 8πt हो गया, 8πt r फाइनल स्क्वायर माइनस r इनिशियल स्क्वायर। इसको और सिंपल कर लेंगे, अब कैसे, फाइनल रेडियस इट इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ऐसा बोला है कि नहीं, है ना, डबल बोला है, डबल। तो इसको मैं काम करता हूँ ना, इसको 2r लिख देता हूँ, 2r स्क्वायर माइनस इसको r स्क्वायर लिख देता हूँ, r मतलब इनिशियल रेडियस, करेक्ट, कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं ना, 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर गया, 3r स्क्वायर इंटू 8, तो 24π r स्क्वायर, और आंसर भी अर्ग में है, मतलब आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना ही नहीं है, सीरियस में रखो। तो 24π r स्क्वायर, r कितना था 1/√π था, तो उसका स्क्वायर कितना होगा 1/π, और t की वैल्यू कितनी है 30 है, हो गया, पाई कैंसिल, 24 3 जा 72, तो आंसर आ जाएगा 720 अर्ग, 720 अर्ग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जोक, when liquid flows through a tube, the Reynolds number is 1500, the flow of liquid is turbulent, changes from streamline flow to turbulent flow, changes from turbulent flow to streamline flow, streamline flow। याद है क्या रेनॉल्ड्स नंबर का सिग्निफिकेंस, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम हो तो फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, 1000 से 2000 के बीच में हो तो फ्लो इज चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, 2000 के ऊपर हो तो टर्बुलेंट, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर ये सुनते ही क्या याद आता है, Laplace law of spherical membrane। The excess pressure inside a soap bubble of volume V1 is twice the excess pressure of inside a second soap bubble of volume V2। The value of V1 by V2 is। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, दो सोप बबल है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल ऑफ वॉल्यूम V1, तो जिस बबल का वॉल्यूम V1 है उसमें एक्सेस प्रेशर जो है ना वो डबल है, किसका डबल है, ऑफ अनदर सोप बबल जिसका वॉल्यूम क्या है V2 है। तो एक्सेस प्रेशर पहले सोप बबल में
डेल्टा P1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा P2, बराबर। अब ये तो मैं लिखूंगा ही बाद में, लेकिन मैं तुमको क्या बताया, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या दिया है, क्या पूछा है, कनेक्ट करो। क्या दिया है? एक्सेस प्रेशर। क्या पूछा है? वॉल्यूम। क्या दिया है? एक्सेस प्रेशर। क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो एक्सेस प्रेशर किससे कनेक्ट करेंगे? वॉल्यूम से। कैसे करेंगे? डेल्टा P इज 4T/R, सो बबल के लिए। तो डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, क्योंकि अगर लिक्विड सेम है तो टेंशन सेम है, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, होता है कि नहीं ऐसा? 4/3πR क्यूब होता है ना, बराबर। तो अगर मैं इसका पावर, मतलब अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ तो क्या आएगा? वॉल्यूम रेज टू 1/3 प्रोपोर्शनल टू R, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या मिल गया? इक्वेशन नंबर 1 से हमको मिल गया एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इक्वेशन 2 से मिल गया R इज प्रोपोर्शनल टू V रेज टू 1/3। मतलब डेल्टा P का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है? रेज टू 1/3, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो डेल्टा P आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? V1/V2। तो डेल्टा P2 बाई डेल्टा P1 इक्वल टू V1/V2 रेज टू 1/3। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि डेल्टा P1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा P2 है। तो डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1 कितना आ गया? 1/2। तो डेल्टा P2 बाई डेल्टा P1 ये आ गया 1/2। सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर 1/2 इक्वल टू क्या आएगा? V1/V2 रेज टू 1/3, टेकिंग क्यूब, तो 1/8 इक्वल टू V1/V2, तो 1:8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जोक है, जोक। अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन लिक्विड if the levels of liquid inside and outside the tube are same then the angle of contact is। देखो ऐसा है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट हो, मतलब 0 से ज़्यादा 90 से कम हो, तो राइज होता है, बराबर, करेक्ट। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 हो तो भी राइज होता है। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 हो, मतलब ऑब्टूज हो, तो क्या होता है? फॉल होता है। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 90 हो तो कुछ नहीं होता है, मतलब ऑप्शन बी है। लेवल आउटसाइड और इनसाइड सेम होता है, नो राइज नो फॉल। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है? 90। और ऐसा क्यों होता है? तुम खुद सोचो, इफ यू थिंक, इफ यू नो, ये कैपिलरी है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 के लिए याद है क्या शेप कैसा बना था? हमने 4 केसेस देखे थे ना, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्केव मेनिस्कस, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 और एंगल ऑफ कांटेक्ट 90, फ्लैट सरफेस। वेरी गुड, याद है, एक्सीलेंट। तो फ्लैट सरफेस बना था, ऐसे बना था कि नहीं? हाँ कि ना? बना था। जब अगर ऐसा बना था तो डू यू रिमेंबर कि प्लेन सरफेस के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है? सेम है। तो प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं। अब जब प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो राइज और फॉल क्यों होगा? राइज और फॉल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो जब प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है तो राइज और फॉल होगा क्या? नहीं। तो लिक्विड का लेवल क्या रहेगा? सेम। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थ्योरी तुमको अगर अच्छे से पता है ना तो एक क्वेश्चन सॉल्व होंगी। व्हाट वी डू इज थ्योरी पे ध्यान ही नहीं होता है हमारा, और थ्योरी पे ध्यान नहीं होता तो याद नहीं रहता ये सब। तो यू हैव टू नो दिस। अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस है तो कैपिलरी के अंदर सरफेस के नीचे प्रेशर ज़्यादा है, और कैपिलरी के बाहर सरफेस के नीचे प्रेशर कम है। तो लिक्विड विल बी पुश्ड डाउन इनसाइड द कैपिलरी, और बाहर इट विल बी पुश्ड अप। तो क्या होगा? कैपिलरी फॉल। उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ऑब्ट्यूज। और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 या फिर एक्यूट है तो कैपिलरी का क्या होता है? राइज होता है। गुड। अगला क्वेश्चन, ये भी जोक है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ एनी लिक्विड सरफेस इज इंक्रीज बाय 50%, सरफेस एरिया 50% से बढ़ा दिया तो सरफेस टेंशन विल डिक्रीज बाय 50%, इंक्रीज बाय 50%, डबल नॉट चेंज। बताओ।
सरफेस एरिया अगर मैं बढ़ा रहा हूँ 50% से, तो सरफेस टेंशन तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? इंडिपेंडेंट है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, ये भी जोक है, क्योंकि ये जोक हमने स्टेट बोर्ड में बहुत बार देखा। When a mercury drop of radius r breaks into n droplets of equal size, the radius smaller of each droplet is। आ रहा है क्या याद आपको? अगर मेरे पास एक बिग ड्रॉप है, इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है, और अगर इसके छोटे छोटे n ड्रॉप्स हो गए, इसके n ड्रॉप्स हो गए छोटे छोटे, स्मॉल r रेडियस के अगर n ड्रॉप्स हो गए, तो इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है n 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। वेरी गुड, कैंसल 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 कैंसल। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है स्मॉल आर, तो मिल गया ना स्मॉल आर। व्हाट इज कैपिटल आर क्यूब फ्रॉम हियर? n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब। टेक क्यूब रूट, n रेज़ टू 1/3, सॉरी r इक्वल टू क्यूब रूट ले लिया, n रेज़ टू 1/3 r। तो व्हाट इज स्मॉल r? r अपॉन n रेज़ टू 1/3, r अपॉन n रेज़ टू 1/3। ऑप्शन बी। ये लिखने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेट बोर्ड में बहुत बार किया है। तो अभी आगे जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन CET में 2023, नीट में और JEE में भी आया है, सेम क्वेश्चन, ईयर अलग अलग। A number of droplets each of radius r combine to form a drop of radius capital R। तो यही फॉर्मूला यूज कर लेना। यहाँ पे एक बड़ा ड्रॉप स्प्लिट हो रहा था n ड्रॉपलेट्स में, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है वो कंबाइन होकर क्या हो रहा है, बड़ा ड्रॉप। तो ये फॉर्मूला तो एवरेज रहेगा, मतलब कैपिटल R क्या आएगा, n रेज़ टू 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो इसको वापस सॉल्व मत करना। आगे क्या बोला है? If T is the surface tension, the rise in temperature will be, assume that the energy evolved is converted into heat। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो ऐसा है, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ध्यान होना चाहिए सबका। इफ यू रिमेंबर, याद अगर होगा तो, नहीं होगा तो वापस याद दिलाना पड़ेगा, बट यू हैव टू रिमेंबर नाउ। मैंने बताया था आपको, अगर एक बड़े ड्रॉप के n छोटे पीसेस करने हैं तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, बराबर। अगर मेरे पास n ड्रॉपलेट्स थे और इनको मर्ज करके एक बड़ा ड्रॉप बना, तो एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर तुमको याद है तो एनर्जी ये एरिया पे डिपेंड करता है। एनर्जी इज टेंशन इनटू एरिया। सरफेस एरिया ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा। और अगर मेरे पास n स्मॉल स्मॉल ड्रॉप है, तो n स्मॉल ड्रॉप का ओवरऑल एरिया ज़्यादा होता है। ये कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बन गया तो एरिया कम होता है। तो इनिशियल एरिया ज़्यादा था, फाइनल एरिया कम है, मतलब इनिशियल एनर्जी ज़्यादा था, फाइनल एनर्जी कम है। सही है? तो जब लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप्स मर्ज होकर बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। क्या होगा? रिलीज होगा। एक बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में अगर स्प्लिट हो रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, उल्टा हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं? यस, क्योंकि स्मॉल ड्रॉप कंबाइन होकर क्या बन गए? बिग ड्रॉप। तो एनर्जी क्या हुआ? रिलीज। ये एनर्जी गया कहाँ पे फिर? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी कहाँ गया? इसने टेम्परेचर बढ़ा दिया, बराबर, करेक्ट। तो ये पहले पता होना चाहिए। तो बेसिकली ऐसा है, आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी रिलीज कितना है। तो एनर्जी रिलीज कितना है? एनर्जी रिलीज इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। और एनर्जी क्या होता है? टेंशन इनटू एरिया। टेंशन इनटू एरिया। तो टेंशन बाहर आ गया और ड्रॉप बोला है क्या? यस, गुड। टेंशन इनटू एरिया। व्हाट इज इनिशियल एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कितने ड्रॉप्स थे? n। तो n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनल कितना है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बराबर, गुड। 4 पाई कॉमन तो 4 पाई टी
एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, इसके आगे प्रॉब्लम होता है। अब लुक एट द ऑप्शन, ऑप्शन देखोगे अच्छे से, 1/r माइनस 1/R, 1/r माइनस 1/R, 1/r माइनस 1/R, 1/r माइनस 1/R। तो ये लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? देखो, n यहाँ से तुमको r क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगा? nr क्यूब। सही है? मतलब यहाँ से तुमको n क्या मिल जाएगा? कैपिटल R क्यूब बाय स्मॉल r क्यूब। सही है ना? करेक्ट है ना? पक्का? अब ये n यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू हैव 4 pi t n, व्हाट इज n? कैपिटल R क्यूब बाय स्मॉल r क्यूब, और यहाँ पे क्या था? r स्क्वायर था, माइनस r स्क्वायर। ओके, गुड गुड। ये और ये हो गया कैंसल, तो आ गया 4 pi t। r क्यूब को निकाल लो कॉमन, r क्यूब कॉमन गया तो पहले टर्म में क्या बचा? 1/r। दूसरे में r क्यूब था क्या? नहीं, r स्क्वायर था। तुमने क्या कॉमन निकाला? r क्यूब। तो मैंने इधर r क्यूब लाने के लिए पता है क्या किया था? मैंने ऐसा एडजस्टमेंट किया था। तो अभी क्या आया? 1/r, क्योंकि r क्यूब क्या हो गया? कॉमन निकल गया। हो गया? पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? गुड। यहाँ तक क्लियर? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वहाँ पे पहुँच रहे हैं, रास्ते में है, पहुँच जाएंगे। अब एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। मैंने जानबूझ के 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया? ये पता है क्या है? क्या पता है? ये वॉल्यूम है ना? ऑलमोस्ट देयर। इतनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी? 3VT 1/r माइनस 1/R। आपको पूछा क्या है? द राइज इन टेम्परेचर। हाउ डू यू फाइंड आउट राइज इन टेम्परेचर इफ यू नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड? अब सोचो, अब सोचो। यहाँ तक तो मैंने बता दिया आपको, इसके आगे तुमको सोचना पड़ेगा ना। सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो। हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑप्शन तो आएगा अपना, यही आएगा। सिर्फ राइज इन टेम्परेचर कैसे फाइंड करोगे? राइज इन टेम्परेचर पूछा है ना तुमको, हाँ, तो बस बता दो। एक स्टेप, एक ही स्टेप। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। सिर्फ b को शिफ्ट कर देता हूँ। 1/r माइनस 1/R। ओके, व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? हीट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? नहीं पता? नहीं पता? ये होता है राइजिंग टेम्परेचर। इसको डेल्टा थीटा बोल देता हूँ मैं। ये आपको थर्मोडायनामिक्स में सिखाऊंगा मैं। थर्मोडायनामिक्स आएगा ना, उसमें सीखोगे आप। राइजिंग टेम्परेचर इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो थर्मोडायनामिक्स जब आएगा तब आएगा। अभी फिलहाल ऑप्शन नंबर डी है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 मतलब PYQ खत्म हो गया। एक हाथ कोई बाकी रह गया होगा तो दैट विल बी होमवर्क फॉर यू। तो अगले लेक्चर में हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विथ सेक्शन 2।